हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जाम्पल नंबर 11 to 20 करवाने जा रही हूँ। तो पिछले 1 to 10 एग्जाम्पल्स मैंने पिछली वीडियो में करवाए हुए हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। और 11 to 20 एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एग्जाम्पल नंबर 11 में दिया है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। तो बेटा आपको ये फंक्शन दे दिया गया है और बोला गया है कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे फाइंड आउट करेंगे इस फंक्शन की, ठीक है। तो आपको सेम पिछले क्वेश्चंस के जैसे ही इसे भी करना है। आपको यहाँ पर देखिए देखना है कि आपका जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, 1 पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना बेटा, वो x = 1 पर ही आपको पता चलेगी, ठीक है। ठीक, तो जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं ना कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, सेम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आपको जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो कहाँ मिलेगी, x = 1 पर ही पता चलेगी। चलिए करते हैं, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आपका देखिए हम यहाँ पर 3 केस बनाकर सॉल्व करेंगे इसे। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप 3 केस बनाकर करिएगा, अदरवाइज आप x = 1 पर ही इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको 3 केस बनाकर ही इसको सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम, फर्स्ट केस में हम x < 1 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x < 1, ओके। इसके लिए चेक करेंगे तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा बेटा x + 2, ठीक है। < 1 के लिए हमारा फंक्शन ये हो जाएगा x + 2। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स के लिए चेक करेंगे। लेट c बी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो c के लिए इसे चेक करेंगे, ओके। लेट c बी एनी रियल नंबर, ओके। तो c के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर f(c) = c रखिए यहाँ पर फंक्शन में, तो c + 2 आ जाएगा। अब हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x), तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) क्या है बेटा आपके पास, x + 2, ओके। तो यहाँ पर फंक्शन में लिमिट लगाइए तो c + 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ f(c) जो है वो मेरा बराबर आ गया किसके, लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) क्या आया है, c + 2, ये आ गया मेरा, ठीक है। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए ना, इक्वल आ गए तो हम लिखेंगे हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए चेक किया ना, लेस देन 1, ओके। चलिए अब हम सेकंड केस लेकर चलते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड x < 1, ग्रेटर देन 1 के लिए आपका फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, x - 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसे फिर से, लेट c बी एनी रियल नंबर, c के लिए चेक करेंगे इसे, c हमने क्या माना है, रियल नंबर्स को माना है। तो यहाँ पर f(c) = c - 2, अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x), लिमिट x अप्रोचेज टू c, फंक्शन क्या है बेटा आपका, x - 2 है, तो इस पर लिमिट लगा दो तो ये हो जाएगा c - 2, ये भी c - 2, ये भी c - 2, तो हम लिख देंगे f(c) = लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) = c - 2, ठीक है। दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए चेक किया ना हमने अभी, ग्रेटर देन 1, समझ आया। चलिए अब हमें जो मेन चीज़ है, मेन जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो हमें कहाँ से पता चलेगी, x = 1 पर पता चलेगी। तो ये लास्ट केस थर्ड जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। केस थर्ड में x = 1। अब यहाँ पर देखिए आपका जो फंक्शन है वो 1 पर ही तो ब्रेक हो रहा है, 1 पर ही आपका फंक्शन जो है वो टूट रहा है ना। तो x = 1 पर आपका देखिए यहाँ पर अब चेक करेंगे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा 0, ठीक है, 0, तो ये हो जाएगा, आप 1 यहाँ पर रखोगे तो ये तो 0 ही मिलेगा, ठीक है, 0 मिलेगा। अब
अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, आपका फंक्शन जो है वो 1 पर ब्रेक हो रहा है। तो सबसे पहले 1 के लिए चेक करेंगे हम। 1 के लिए चेक किया मैंने, 1 के लिए जब चेक किया तो मेरा फंक्शन 0 था। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे और राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, यही तो करते हैं हम, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x 1 माइनस, ठीक है। तो देखिए 1 से लेस के लिए आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 2, ठीक है। ये फंक्शन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 नेगेटिव यानी कि 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 से छोटा फंक्शन देखना है आपने। 1 से छोटा फंक्शन देखना है तो ये फंक्शन होगा आपका। अब यहाँ पर हम 1 रख देंगे तो 1 प्लस 2 लिमिट लगाएंगे ना, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट लगा देंगे। राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। फंक्शन क्या होगा, 1 पॉजिटिव का मतलब है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। x जो है वो 1 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन होगा x माइनस 2। तो यहाँ पर हम फंक्शन लेंगे x माइनस 2। तो ये फंक्शन आपको ध्यान से लेना है कि कब कौन सा फंक्शन हमें लेना है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये x माइनस 2 यहाँ पर अब लिमिट लगा देते हैं, 1 माइनस 2 हो जाएगा यानी कि -1 हो जाएगा, ओके। अब आप ध्यान से देखो, ये तीनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है ना। देखो तीनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हमारा जो फंक्शन है, हेंस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। हमसे बोला था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 is the only point of discontinuity, is the only point of discontinuity of this function, point of discontinuity of function। देखिए 1 से लेस के लिए हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस था, 1 से ग्रेटर के लिए जो हमारा फंक्शन था वो वहाँ पर भी कंटिन्यूअस था, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो मेन आपको जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो हमेशा कहाँ से पता चलेगी बेटा, जिस भी पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा होगा ना, तो उस पॉइंट से ही आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो फंक्शन की पता चलेगी। अगर यहाँ पर ये तीनों इक्वल आ जाते, अगर ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती, तो हम कहते कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, तब हम ऐसा लिखते, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो 1 पर कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। तो यही हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा, ओके। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 अच्छे से समझ आ गया आपको। अब एग्जाम्पल नंबर 12 कर लेते हैं, ओके। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें दिया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय। तो बेटा हमें ये फंक्शन दे दिया गया है, अब इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको सिर्फ x लेस देन 0 दिया है, x ग्रेटर देन 0 दिया है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 आपको नहीं दिया है। जब आपको x लेस देन 0 दिया होता था, x ग्रेटर देन 0 दिया होता था, x इज इक्वल टू 0 दिया होता था, तो हम 3 केस लेकर चलते थे, ठीक है। एक लेस देन के लिए, एक ग्रेटर देन के लिए, एक इक्वल टू के लिए, ओके। 3 केस लेकर चलते थे, लेकिन यहाँ पर इक्वल वाला तो दे ही नहीं रखा, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 केस से इसको सॉल्व करेंगे, एक लेस देन 0 लेंगे और एक ग्रेटर देन 0 लेंगे, और फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो चेक करके बताएंगे, ओके। समझ आई आपको बात, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर मैं केस फर्स्ट क्या ले रही हूँ, इफ x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, तो हमारा फंक्शन कौन सा होगा बेटा, हमारा फंक्शन होगा x प्लस 2,
ठीक है, x प्लस 2 होगा। ठीक है, लेस देन 0 के लिए आपका ये एक ही फंक्शन होगा, तो हम डायरेक्ट ही लिमिट लगाएंगे ना। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको रियल नंबर्स के लिए चेक करेंगे। लेट सी बी एनी रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 तो दे नहीं रखा ना। ठीक है, इक्वल टू 0 तो दे नहीं रखा, तो यहाँ पर हम 3 केस वाला सॉल्व नहीं करेंगे, 2 केस से ही इसको करेंगे। ठीक है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, लेट सी बी एनी रियल नंबर। तो सी के लिए बेटा चेक करेंगे, तो यहाँ पर एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी प्लस 2। ओके, अब हम सिर्फ डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे, क्योंकि लेस देन 0 के लिए एक ही फंक्शन है। तो एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ ऑफ x क्या है, x प्लस 2 है। अब इस फंक्शन पर हम लिमिट लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा c प्लस 2, तो ये भी c प्लस 2, ये भी c प्लस 2, तो लिख देते हैं एफ ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ ऑफ x क्या आया है आपके पास, c प्लस 2, ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम लिख देंगे फंक्शन इज continuous, function is continuous for all real numbers, for all real numbers less than 0 के लिए चेक किया है ना, less than 0, 0 से जितने भी छोटे रियल नंबर्स थे उस पर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। सेकंड केस क्या होगा बेटा हमारे पास, सेकंड केस होगा इफ़ x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ x इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन होगा, माइनस x प्लस 2। ठीक है, ये होगा फंक्शन। फिर से हम रियल नंबर्स के लिए चेक करेंगे, तो लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर, तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी प्लस 2। ओके, अब हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन क्या है बेटा आपके पास, माइनस x प्लस 2, तो यहाँ पर लिमिट लगाओ इस पर, इस फंक्शन पर, तो माइनस c प्लस 2 आ जाएगा, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ ऑफ x इज इक्वल टू माइनस c प्लस 2, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे function is continuous for all real numbers greater than 0। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन ये। ओके, चलिए करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 13। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें दिया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। तो बेटा आपको ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमारा जो फंक्शन है वो 0 पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको वही सेम 3 केस लेकर करवाऊंगी। सबसे पहले हम लेस देन 0 के लिए चेक करेंगे, फिर ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करेंगे, फिर x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जिस भी पॉइंट पर आपका जो फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है तो उस पॉइंट पर ही आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो पता चलती है। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आए बेटा, मैं बार बार बोलती हूँ, तो आप ये तीनों केस करिएगा, अदरवाइज आप सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पर ही फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर लीजिएगा, वहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ओके, तो चलिए तीनों केस लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर केस 1 लेती हूँ मैं, केस 1 लेती हूँ, इफ़ x इज़ लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन हो जाएगा x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगी, लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, लेस देन 0 के लिए हमारे पास ये एक ही फंक्शन है ना, तो हम डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे ना बेटा। तो यहाँ देखिए c मैंने लेट किया है, तो एफ ऑफ c, फंक्शन में c पुट करिए यहाँ पर, एफ ऑफ c इज इक्वल टू c स्क्वायर। फिर हम डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c,
फंक्शन क्या है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिमिट लगाइए इस फंक्शन में, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, ये आ गया, तो हम लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस at all real numbers less than 0, लेस देन ज़ीरो। ठीक है, लेस देन ज़ीरो के लिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है सभी रियल नंबर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं केस सेकंड केस में हम लेकर चलेंगे व्हेन इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, एक्स होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शन क्या होगा हमारा एक्स, फिर से हम लेट करके चलेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर, फिर से हम सी के लिए चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए बेटा आपका ये एक ही फंक्शन है ना, तो डायरेक्ट लिमिट लगा लेंगे, तो यहाँ पर एफ ऑफ सी ये सी हो जाएगा, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, फंक्शन क्या है एक्स है, तो इस पर लिमिट लगाओ, सी आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, आप खुद भी देख रहे हो ना बेटा, ये आपका एक तरह से पॉलिनोमियल ही तो है, क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो ये आपके जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस ही होते हैं। ठीक है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही होते हैं, वो आगे हम करेंगे, अभी क्वेश्चन उसका मिलेगा हमें पॉलिनोमियल का एक। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये हमारे दोनों जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही कहलाएंगे, लेस देन ज़ीरो के लिए भी, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए भी। ठीक है, मेन जो आपकी कंटिन्यूटी है वो उस पॉइंट पर ही पता चलती है। चलिए ये केस थर्ड में वो हम करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब मेन हमें कहाँ से पता चलेगा कंटिन्यूटी, मैंने बताया आपको उस पॉइंट पर, यानी कि x इज इक्वल टू ज़ीरो पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो पता चलेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारा फंक्शन जो है वो ज़ीरो पर ही तो ब्रेक हो रहा है, ज़ीरो पर ही ब्रेक हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पर रखूँगी मैं ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। अब फंक्शन हमारा ज़ीरो पर ही ब्रेक हो रहा है, तो हम लिमिट लगाएंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस, फंक्शन क्या है बेटा ज़ीरो से कम के लिए, लेस देन ज़ीरो के लिए ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन लेने में ही आपने ध्यान रखना है कि ज़ीरो माइनस का मतलब है कि लेस देन ज़ीरो के लिए ये फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर, इस पर लिमिट लगाओ, ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो ही मिलेगा। अब राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, ओके, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव यानी कि ज़ीरो से बड़े के लिए फंक्शन क्या होगा आपका एक्स, तो यहाँ आ जाएगा x, तो यहाँ पर लिमिट लगाइए, ये तो ज़ीरो ही रहेगा, तो ज़ीरो यानी कि तीनों इक्वल आ गए, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तीनों इक्वल आ गए एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, the function is continuous at x is equal to ज़ीरो। समझ आई बात? ठीक है, फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूअस है at x is equal to ज़ीरो। ओके, समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें दिया है शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। तो बेटा आपको शो करके दिखाना है कि जो सभी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हमारे कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अगर पॉलिनोमियल फंक्शन कहीं पर भी दिख जाए तो वो आपका कंटिन्यूअस ही
होता है। ठीक है, आपके सभी पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो आपको शो करके दिखाना है इसे। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्लास 9th और 10th में हमारे पास पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर था ना। तो हमने पढ़ा है, देखिए ज़ीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है कि जो ज़ीरो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें डिग्री 0 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है। ओके, तो अब इन सभी पॉलिनोमियल्स को ना रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा एक फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, एक फॉर्मूला बनाया गया है इन सभी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो आप इन्हें इस तरीके से लिख सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि लेट p इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज़ डिफाइंड बाय। तो मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन को p लेट किया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, px। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो देखिए a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स क्यूब, ये ऐसे ही चलता जाएगा। फिर हम यहाँ पर ले लेंगे प्लस an इंटू एक्स की पावर n। ओके, अब ये जो a0 है ये किसी भी कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये आपका एक तरह से लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये आपका एक तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, और आपको ध्यान रखना है कि जो n है हमारा वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा। ओके, और an जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए बेटा an। आप खुद सोचो ना, अगर आपका ये an 0 हो गया तो ये तो ख़त्म हो जाएगा और आपको लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आपका ये an यानी कि एक्स क्यूब के आगे वाली जो कोफिशिएंट है ये an, अगर ये 0 हो गया, तो ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा ना। ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल तो ख़त्म ही हो गया ना। ठीक है, तो आपका ये जो an है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी ये कंडीशन है और इसको आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, लर्न कर लेना है। देखिए इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शंस को जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, ठीक। अब चलिए इसको हम जैसे पिछले क्वेश्चंस हमने किए हैं उसी सेम तरीके से हम करेंगे। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लेट c be any रियल नंबर, लेट c be any रियल नंबर। तो इसकी जो कंटिन्यूटी है वो हम किस पॉइंट पर चेक करेंगे, c के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो c क्या है, हमारा रियल नंबर है। तो अब देखिए बेटा, आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर फंक्शन लिख लेती हूँ। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है हमारे पास, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 ये प्लस an(x) की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर c के लिए हम चेक कर रहे हैं, रियल नंबर है हमारा c। तो यहाँ पर c रखूँगी सबसे पहले। इस पॉलिनोमियल फंक्शन पर हम ये c पॉइंट रखेंगे तो हमें देखिए क्या रिजल्ट देगा, a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस a3c क्यूब प्लस an(c) की पावर n, ये आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे सिंपल। एक ही फंक्शन है हमारे पास ना, तो हम डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x नहीं लिखेंगे, px लिखेंगे। p लेट किया है ना हमने, px। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ये जो दिया था डायरेक्ट यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे बेटा। ठीक है, तो ये देखिए लिख देती हूँ मैं दोबारा से, लिमिट x अप्रोचेस टू c, p ऑफ x क्या है आपके पास, p ऑफ x है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an(x)n। ठीक है, तो इस फंक्शन पर हम लिमिट लगाएंगे। अब लिमिट लगा दीजिए ज़रा। तो a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस a3c क्यूब प्लस an(c)n। अब आप ध्यान से देखो, हम c पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन की। तो जब मैंने c पॉइंट रखा तो मेरे पास ये आ रहा है,
ये आ रहा है पूरा, और जब हमने इस फंक्शन पर लिमिट लगाई तब भी मेरा यही आ रहा है कि नहीं? दोनों सेम आ रहे हैं ना, दोनों सेम आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी पी ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एक्स अप्रोचेस टू सी पी ऑफ सी। ठीक है, पी ऑफ एक्स लिख लीजिए। ओके, ये आपके दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे पी इज पॉलिनोमियल फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, hence p is a continuous function। p क्या है हमारा? पॉलिनोमियल फंक्शन। p is a continuous function। ठीक है, समझ आया? इस तरीके से आपने पॉलिनोमियल फंक्शन की जो है वो कंटिन्यूटी चेक करके बतानी है। सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं ना, उसी तरीके से। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफ़ाइन किया जाता है। अगर आपको ये पता है तो आप फटाफट से इस पर लिमिट लगाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के बराबर आएगा। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि हमारे जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। और आपने हमेशा ध्यान रखना है, आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिख जाए तो वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। ओके, बात समझ में आई? चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें दिया है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो बेटा अगर आपको ऐसे बड़ी सी ब्रैकेट में कोई भी फंक्शन दिख जाए तो वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ठीक है, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब पता होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है हमारा लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ही समझेंगे कि क्या होता है। जैसे ही आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर ये नंबर लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, ये नंबर लाइन ड्रॉ करी है और ये इंटीजर्स लिखे हैं इस नंबर लाइन पर। तो मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रैकेट होती है, बड़ी सी ब्रैकेट, ये आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करती है। ठीक है, तो अगर आप इस ब्रैकेट में कुछ भी पुट करते हो तो आपको आंसर में एक इंटीजर ही हमेशा मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी इंटीजर पुट करो, रियल नंबर कुछ भी रखो इसमें, इस ब्रैकेट में, तो आपको आंसर में एक इंटीजर ही मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर मैं इस ब्रैकेट में 1 पुट करती हूँ तो 1 क्या है? मेरा एक इंटीजर है। तो आपको आंसर इंटीजर ही यही वाला मिलेगा 1। ठीक है, मैंने क्या बोला? आपको आउटपुट जो है वो इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो 1 रखते हो इसमें तो 1 ही मिलेगा। अगर इस ब्रैकेट में 2 पुट करते हो तो 2 क्या है? इंटीजर है, तो 2 ही आंसर मिलेगा। अगर आप इस ब्रैकेट में 3 पुट करते हो, 3 आपका क्या है? एक इंटीजर है, तो आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस ब्रैकेट में 4 पुट करते हो तो आपको 4 ही मिलेगा, 4 भी आपका इंटीजर है। लेकिन अगर मैं इस ब्रैकेट में कोई रियल नंबर पुट कर लेती हूँ, मान लो मैं यहाँ से 1.6 लेती हूँ। ठीक है, 1.6 क्या है? आपका एक रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है ना बेटा। 1.6 एक रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, लेकिन मुझे आंसर क्या मिलेगा? एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो 1.6 से आपने लेस वाला देखना है। ठीक है, लेस यानी कि 1.6 से छोटा कौन है? 1 है, 1 इंटीजर है ना। लेस यानी कि आपको लेफ्ट में जाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, लेफ्ट में जाना है, बस पीछे जाना है आपको। ओके, पीछे जाना है, पीछे देखना है मेरा कौन सा इंटीजर पड़ा हुआ है। तो 1.6 के पीछे गए तो मेरा क्या है? इंटीजर 1, तो इसका आंसर 1। ओके, अगर मैं यहाँ से 2.8 लेती हूँ, मान लो 2.8, ठीक है, इसमें 2.8 रखती हूँ, तो मैंने क्या बोला? आपको पीछे जाना है। 2.8 से लेस वाला इंटीजर क्या है? पीछे जाओ जरा, तो 2 है ना, तो 2 आंसर है। बात क्लियर हुई? अगर मैं यहाँ से 3.5 पुट करती हूँ, 3.5 लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, 3.5 लेती हूँ, तो पीछे जाइए। 3.5 से लेस वाला इंटीजर कौन है?
3 है, तो इसका आंसर 3। ठीक है, तो यही तो कह रहे हैं यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, लेस देन है और इक्वल टू x है। लेस देन, आपने लेस वाला इंटीजर उठाना है। अगर उस ब्रैकेट में इंटीजर नहीं है आपका तो आपने लेस वाला उठाना है। अगर इंटीजर ही है तो वही जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वाला देख लेते हैं। अगर मैं इसमें नेगेटिव का मान लो माइनस का 2.5 पुट करती हूँ। ठीक है, माइनस का 2.5 पुट करती हूँ, तो पीछे जाइए, लेफ्ट में जाइए, तो लेफ्ट में कौन सा इंटीजर पड़ा है, माइनस का 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्लियर हुआ क्या होता है। अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ आएगा। तो इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल नंबर 15 को हम 2 केस लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 केस लेकर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस में हम सी पॉइंट मानकर चलेंगे कि वो हमारा इंटीजर है, उसके लिए चेक करेंगे। और सेकंड केस में हम मानकर चलेंगे सी हमारा कोई रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट क्या लेंगे बेटा, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में मैं मान रही हूँ लेट सी बी एनी इंटीजर। ठीक है, लेट सी बी एनी इंटीजर। सी मेरा क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस चेक करते हुए आए हैं वैसे ही करेंगे। फंक्शन मेरा क्या है, ये है फंक्शन। ठीक है, तो अब हम सी पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी रखेंगे एक्स की जगह, तो ये हमें यहाँ पर क्या आएगा, ये सी। ठीक है, यानी कि सी आपका कोई इंटीजर है। मैंने आपको बताया अगर इस ब्रैकेट में अगर आप इंटीजर कोई पुट करते हो, अगर आप इंटीजर कोई पुट करते हो तो वो आपको इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि सी रखते हो, सी आपका एक इंटीजर है। ध्यान रखो, सी आपका यहाँ पर इंटीजर है, इस केस में इंटीजर है। तो जब सी रखोगे तो आपको आंसर में सी ही मिलेगा। इस ब्रैकेट में सी पुट करोगे तो आपको सी ही मिलेगा, क्योंकि मेरा सी जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगा देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन क्या है, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू सी माइनस, फंक्शन क्या है मेरा, ये है। ठीक है, फंक्शन ये है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये जो इंटीजर है, मान लीजिए इंटीजर से आप थोड़ा सा कम इसमें पुट करोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं, तो अगर मान लो यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर इंटीजर से थोड़ा सा कम लूँगी, अगर यहाँ पर आपको समझने का क्या है, देखिए मान लेते हैं अगर आप इस ब्रैकेट में 2 है, 2 से अगर थोड़ा सा कम वैल्यू डालोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1। यानी कि 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू 1.9 पुट करते हो इस ब्रैकेट में, तो आपको वो पीछे लेके जाएगा ना, 1 दे देगा। समझ रहे हो, यानी कि 2 से अगर छोटी कोई भी वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते हो तो आपको 1 देगा। 3 से कोई सी भी छोटी वैल्यू अगर पुट करते हो तो आपको 2 देगा। 4 से थोड़ी सी छोटी सी वैल्यू कोई पुट करते हो तो आपको क्या देगा, 3 देगा। समझ रहे हो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं ना बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि जो पॉइंट आप ले रहे हो उससे हल्का सा कम इस ब्रैकेट में डालिएगा, हल्का सा कम डालिएगा। तो अगर मैं 2 ले रही हूँ, 2 से थोड़ा सा कम इसमें पुट करूँगी इस ब्रैकेट में तो मुझे 1 आंसर मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं 5 से थोड़ी सी कम वैल्यू इस ब्रैकेट में रखूँगी तो मुझे 4 देगा आंसर। तो सेम इसी तरीके से बेटा अगर यहाँ पर इस ब्रैकेट में अगर मैं सी पुट करती हूँ, सी से हल्का सा कम पुट करती हूँ, सॉरी सी से अगर मैं हल्का सा कम लेती हूँ कुछ भी, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, C-1। क्योंकि आपने यहाँ पर नोटिस क्या किया कि जब मैं 2 से थोड़ा सा कम वैल्यू रखूँगी उस ब्रैकेट में तो मुझे 1 आंसर मिलेगा, थोड़ा सा कम वैल्यू रखूँगी 3 से 2 मिलेगा। तो यानी कि मुझे एक कम आंसर मिल रहा है, एक कम आंसर मिल रहा है ना। 2 से हल्का सा कम 1, 3 से हल्का कम 2, 4 से हल्का कम 3, 5 से हल्का कम 4, तो एक कम करके आंसर आपको दे रहा है वो। तो ऐसे ही अगर मैं C से थोड़ा सा कम इस ब्रैकेट में पुट करूँगी कोई भी वैल्यू, C से थोड़ा सा कम, तो मुझे एक कम करके वो आंसर देगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी थी। ठीक है, तो यानी कि इस ब्रैकेट में अगर मैं C से थोड़ा सा कम डालूंगी
रखूँगी कुछ भी, सी से थोड़ा सा कम कोई वैल्यू रखूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, देगा वो C-1। तो यहाँ पर ये आपको समझना ज़रूरी है। मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर बताया कि थोड़ा सा भी कम आप किसी भी इंटीजर से थोड़ा सा कम अगर डालोगे तो वो आपको पीछे एक कम कर देगा, पीछे लेके जाता है ना, लेस वाला इंटीजर उठाते हो आप तो एक कम कर देता है। तो यहाँ पर C-1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड लिमिट लगा देते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, यानी कि ये है आपके पास। अब बेटा यहाँ पर क्या देखना है आपको कि ये जो इस ब्रैकेट में आप के पास इंटीजर c है तो c से आप थोड़ी सी बड़ी वैल्यू अगर इसमें डालोगे, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू अगर आप डालोगे तो आपको फिर से वही इंटीजर तो दे देगा। देखिए आप खुद सोचिए ना, यहाँ पर ये तो हमने कम के लिए चेक किया, ठीक है, ये लेस के लिए बताया मैंने, लेस के लिए, ठीक है, ठीक है, लेस के लिए यानी कि पीछे जा रहे थे हम। ठीक है, अगर मैं आगे थोड़ा सा बड़ी वैल्यू लेती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू लेती हूँ, मान लो अगर ग्रेटर वैल्यू लेती हूँ, 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू अगर लेती हूँ, 2 से थोड़ी सी, 2 आपका इंटीजर है, 2 इंटीजर से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लूँगी तो मुझे 2 ही मिलेगा। अगर मैं 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेती हूँ, थोड़ी सी बड़ी, ठीक है, बिल्कुल हल्की सी बड़ी लेती हूँ तो मुझे 3 ही मिलेगा। अगर 4 इंटीजर से हल्की सी बड़ी वैल्यू मैं इस ब्रैकेट में रखूँ तो मुझे 4 ही मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं इस c रखती हूँ, c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखती हूँ इस ब्रैकेट में, ठीक है, c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखूँगी तो मुझे c ही तो मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, यानी कि कोई भी इंटीजर है उससे आप हल्की सी बड़ी वैल्यू उसमें डालोगे, हल्की सी बड़ी वैल्यू डालोगे तो आपको वही वापस तो मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, 2 से हल्की सी बड़ी डालोगे तो आपको वही मिल जाएगा वापस। हाँ, है कि नहीं? ठीक है, c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालोगे, इंटीजर c है आपके पास, c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालोगे तो आपको आंसर c ही तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, c। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर C-1 कैसे आया और यहाँ पर C कैसे आया। कोई भी इंटीजर आप उठा लो, 2 उठा लो, अगर लेस देन के लिए कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, अगर कोई भी इंटीजर है उसके लेफ्ट वाला कोई भी वैल्यू उठाते हो, 2 आपके पास इंटीजर है तो लेफ्ट में कुछ भी उठाओगे तो आपको कूद के वो लेस वाला ही तो देगा। 2 से कोई कम उठाओगे तो 1 देगा, 3 से कोई कम वैल्यू रखोगे तो आपको 2 देगा, 4 से कोई कम वैल्यू लोगे तो आपको 3 देगा, यानी कि एक कम करके दे रहा है, एक कम करके दे रहा है तो C-1 आंसर होगा। और यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 कोई इंटीजर है, 3 कोई इंटीजर है, उसमें आप कुछ भी हल्का सा ऐड कर रहे हो, हल्की सी कोई बड़ी वैल्यू ले रहे हो, मान लो 2.1 ले रहे हो, 2 इंटीजर है, 2 से 2.1 ले रहे हो तो आपको 2 ही तो मिलेगा। 3 आपके पास इंटीजर है, 3.2 ले रहे हो मान लो तो 3 ही तो मिलेगा। तो c कोई इंटीजर है, c इंटीजर से थोड़ा सा हल्का सा बड़ा इसमें वैल्यू डालते हो तो आपको c ही तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेरा ये बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, और हम बोलेंगे कि हमारा जो पॉइंट है डिसकंटिन्यू, देखिए यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल, एट एवरी इंटीजर्स, एट ऑल इंटीजर्स कह लो, सभी इंटीजर्स के लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। इंटीजर के लिए तो चेक किया है हमने, इंटीजर के लिए चेक किया था ना, तो इंटीजर के लिए हमारा जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस होगा बेटा। ठीक है, सभी इंटीजर्स के लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए अब हम केस सेकंड लेते हैं। ठीक है, केस सेकंड समझते हैं कि केस सेकंड में क्या होगा। तो केस सेकंड में हम लेंगे लेट सी बी एनी रियल नंबर। हम c जो है वो एक रियल नंबर मानकर चलेंगे बट नॉट एन इंटीजर। ठीक है, c हमारा कोई रियल नंबर होगा लेकिन इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं। ओके,
अब इस केस सेकंड को बहुत ही ध्यान से समझना आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन है ये, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये है, ठीक है। इसमें हम सी पुट करेंगे अब, और यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला है कि सी हमारा, अब इस केस में हमारा जो सी है वो एक रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी इसमें ब्रैकेट में कोई भी रियल नंबर जाता है तो आपको आउटपुट जो है, जो आंसर मिलेगा वो इंटीजर ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक इंटीजर ही मिलेगा। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट में क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो मैं ये रियल नंबर मान लेती हूँ 1.5, ठीक है, मैं 1.5 मान लेती हूँ। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा, इससे लेस वाला देखिए, यानी कि क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है, 1 मिलेगा। तो 1 ये कैसे आया, अब खुद दिमाग लगाइए, ये 1 कैसे आया, मैंने इस 1.5 में से 0.5 को माइनस किया होगा, तभी तो मुझे ये 1 मिला है, तभी तो मुझे ये 1 मिला है ना बेटा, ठीक है। यानी कि ये जो 1.5 है इसमें से आपको कुछ हल्का सा माइनस करना होगा। ये जो 1.5 है ये मैं मान लेती हूँ सी, ठीक है, सी क्या मैं मानकर चल रही हूँ, एग्जाम्पल लिया ना मैंने, ये 1.5 मान लेती हूँ, ठीक है। तो यानी कि आपको सी में से कुछ हल्का सा माइनस करना होगा, तब आपके पास इंटीजर आपको मिलेगा। यानी कि सी में से मैं एच क्या है मेरी, इतनी छोटी सी वैल्यू है, ठीक है, बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, एच हम लेट करके चलते हैं, ठीक है। तो इस सी में से आपको वो कुछ भी, यहाँ पर मान लो 1.8 लेते हो तो 1.8 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि आपको उसमें से, उस रियल नंबर में से कुछ हल्का सा आपको माइनस करना होगा तो आपको इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से आपको सी में से क्या करना होगा, उस हल्की सी वैल्यू को अगर आप माइनस कर देते हो तो आपको एच वो इंटीजर मिल जाएगा बेटा, ठीक है, इंटीजर मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आंसर क्या आएगा, सी माइनस एच। ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। ये आपका रियल नंबर है, रियल नंबर है तो आपको आउटपुट इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर आप रियल नंबर में से कुछ भी हल्की सी वैल्यू अगर माइनस कर देते हो तो आपको इंटीजर मिल जाता है। तो उस हल्की सी वैल्यू को मैं एच मानकर चल रही हूँ, तो सी माइनस एच हमें मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, ये, ठीक है। ये हमारा रियल नंबर है, ध्यान रखना, ये हमारा रियल नंबर है बेटा, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर आपके पास इस ब्रैकेट में रियल नंबर है, रियल नंबर से आपको थोड़ी सी हल्की सी वैल्यू आपको कम पुट करनी है, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अब इसका आंसर तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा क्या, देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये नंबर लाइन है, ठीक है। मैंने आपको पिछले ही बताया 1.5 लिए है, मान लो ये आपका कोई रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर से आपको हल्की सी कोई कम वैल्यू लो, मान लो 1.3 लेती हूँ, तब भी तो आपको इंटीजर क्या मिलेगा, वह 1 ही तो मिलेगा, तब भी तो 1 ही मिलेगा। यानी कि ये जो सी है, सी में से आपको हल्का सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ना। देखिए आप मान लेते हैं 1.5 था मेरा, ठीक है। अब 1.5 से हल्का सा अगर कम लेते हो, इसमें हल्का सा कोई कम पुट करते हो, 1.3 इसमें रखते हो, 1.3 रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1.3 रखते हो तो इसका क्या होगा, आपके पास इंटीजर क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। 1 कैसे आया इसमें से, जब आपने 0.3 को माइनस किया, यानी कि c माइनस एच, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास, c माइनस एच, ठीक है। तो ये भी हमें क्या देगा, c माइनस एच। बात समझ में आई। अब राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, तो यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, तो यहाँ पर ये, ठीक है, यही है ना फंक्शन, ओके। यानी कि अब यहाँ पर आपको ये रियल नंबर है, ठीक है। अब आपको रियल नंबर से हल्का सा ज़्यादा उठाना है, ठीक है। तो यानी कि ये 1.5 है, अब ये 1.5
से हल्का सा ज़्यादा लेना है आपको, यानी कि मैं 1.8 ले लेती हूँ अभी, ठीक है। अगर मैं 1.8 लेती हूँ बेटा, तब भी तो मुझे क्या मिलेगा, तब भी तो मुझे इंटीजर क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा, ठीक है। तब भी तो मुझे 1 ही मिलेगा, तो यानी कि उस हल्का सा आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो C माइनस H फिर से यही आया, ओके। तो यानी कि इसका आंसर भी क्या है, C माइनस H। यानी कि अगर आपके पास कोई रियल नंबर है, इसमें रियल नंबर कुछ भी पुट करते हो आप, ठीक है, तो आपको इंटीजर क्या देगा, आपको हल्का सा कम करना पड़ेगा, ओके। हल्का सा कम करना पड़ेगा C माइनस H, ठीक है। और यहाँ पर भी ये रियल नंबर से आप हल्का सा कुछ भी कम लीजिए, ठीक है। फिर आपके पास इंटीजर तो वही सेम आएगा ना, देखिए हर केस में आपके पास इंटीजर तो 1 ही आ रहा है ना, 1 ही आ रहा है। तो 1 कैसे आया, उस C में से आपको कुछ हल्का सा माइनस करना पड़ रहा है, उस हल्के से को H लिया है मैंने। तो ये देखिए C माइनस H सब में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे f ऑफ C इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों केस हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे फंक्शन इज continuous for all real numbers, continuous for all real numbers but not for integers, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो मुश्किल तो है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे क्या हमें करना है, ठीक है। हमारा ये जो फंक्शन है इंटीजर्स के लिए डिसकंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स, और जब हम C को रियल नंबर मान रहे हैं, इंटीजर नहीं लेकर चल रहे हैं C को, तब वहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है सभी रियल नंबर्स के लिए, लेकिन इंटीजर्स के लिए हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ओके। समझ में आया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें दिया है प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो बेटा बहुत इजी एग्जाम्पल है, देखिए हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो हमारे सभी रैशनल फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो बेटा हमें पता है कि जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर हमारा जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये हमें पता है, ठीक है। अब रैशनल फंक्शन को हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखिए एवरी रैशनल फंक्शन f इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे इस रैशनल फंक्शन को, मैं f डिनोट कर रही हूँ ना, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, रैशनल फंक्शन कैसे लिखे जाएंगे, p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, वेयर q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका रैशनल फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा बेटा, और यहाँ पर ये जो हमारा qx होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि qx आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद सोचो ना, अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी तो वैल्यू अपॉन 0 आपको तो वो नॉट डिफाइंड देगा ना, आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपका ये जो qx है ये 0 नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो है आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ठीक है, वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं तो हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में पढ़ रखा है ना। अब आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है, पीछे हमने एग्जांपल किया था। तो हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में पढ़ा है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, वो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में भी आपके पास कोई फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन अपॉन कंटिन्यूअस फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, वो भी कंटिन्यूअस ही कहलाएगा। तो f(x) भी आपका क्या होगा, रैशनल फंक्शन भी आपका क्या कहलाएगा, एक तरह से कंटिन्यूअस फंक्शन ही कहलाएगा। बस कंडीशन क्या लग जाएगी, आपकी जो qx है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। समझ आई बात, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, दोनों ही कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस,
क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन ही आपके पास आएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि द डोमेन ऑफ एफ, यानी कि जो फंक्शन की डोमेन होगी इस ऑल रियल नंबर्स होगी। ठीक है, फंक्शन की जो डोमेन होनी चाहिए वो सारे रियल नंबर्स होने चाहिए एक्सेप्ट द पॉइंट्स एट विच QX इज 0, यानी कि आपने वो पॉइंट्स नहीं लेने हैं जिस पर आपका QX जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, उन पॉइंट्स को आपने नहीं लेना है। आपके पास ये डोमेन यानी कि इनपुट, आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर जो है वो पुट कर सकते हो, लेकिन वो पॉइंट आपको नहीं लेने हैं जिस पर आपका जो QX है वो 0 हो जाए। ठीक है, 0 हो जाता है तो वो पॉइंट्स आपको नहीं लेने हैं बेटा, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास QX है 3x + 9 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो मैं x = -3 अगर लेती हूँ तो यहाँ पर -3 पुट करिएगा तो ये आएगा 3 × -3 + 9, तो ये आ जाएगा -9 + 9 यानी कि 0। तो यहाँ पर देखो ज़रा मेरा QX क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि मेरी इस डोमेन में -3 नहीं आना चाहिए। ये मेरा जो -3 है इस पॉइंट को आपने नहीं लेना है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने नहीं लेना है। तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बताया कि आप कंफ्यूज ना हो कि आपका QX जो है वो 0 कब होगा, तो आपको यहाँ पर कब नहीं लेना है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ये जो QX है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो वो पॉइंट्स आपको इग्नोर करने हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर जैसे -3 लिया है एग्जाम्पल, तो ये आपका -3 जो है इस डोमेन में नहीं जाएगा। ये एग्जाम्पल बस लिया है जस्ट। ठीक है, तो बस मैंने आपको बता दिया कि इस डोमेन में सारे रियल नंबर्स आप ले सकते हो, सिर्फ क्या नहीं ले सकते, उन पॉइंट्स को आपने नहीं लेना जिस पर आपका QX जो है वो 0 हो जाता है। ओके, उन पॉइंट्स को आपने नहीं लेना, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, सिंस पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। तो मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस। सो यहाँ पे बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में हमारे पास फोर्थ वाला था ना, फोर्थ वाला जिसमें क्या था हमारे पास f(x)/gx, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन अपॉन कंटिन्यूअस फंक्शन, आपके पास वो भी कंटिन्यूअस ही होगा। तो बाय अलजेब्रा ऑफ फंक्शन f(x) इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। f(x) हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। Therefore every rational function is continuous। ठीक है, तो ये सब आपको बस लिखना है। इसमें आपको ये सब चीज़ें तो पता ही है ना कि हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस ही कहलाएगा। ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में हमने ये पढ़ रखा है। ओके, बस यहाँ पर कंडीशन क्या लग जाएगी आपका, ये जो QX है वो 0 नहीं होना चाहिए बस। ओके, तो चलिए आपको ये एग्जाम्पल नंबर 16 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 में हमें दिया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। तो हमें साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करके बतानी है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास f(x) क्या हो जाएगा बेटा, साइन x। ठीक है, अब आपको कोई पॉइंट तो नहीं दे रखा कि हाँ इस पॉइंट पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करके बताइए। तो आपको जब कोई पॉइंट नहीं दिया होता है तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट सी
बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर। तो हम रियल नंबर्स पर इस फंक्शन की जो है कंटिन्यूटी वो चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सी पॉइंट पर हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास ये फंक्शन है, अब यहाँ पर हम सी पॉइंट रखेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारे पास सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, ये आ गई आपकी। ओके, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं बेटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यानी कि एक्स अप्रोच किसको कर रहा है, सी माइनस, यानी कि सी से बहुत छोटी सी वैल्यू आपको यहाँ पर फंक्शन में पुट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो x होगा, x किसको अप्रोच करेगा, c माइनस एच को, ठीक है। x किसको अप्रोच करेगा, c माइनस एच को, यानी कि x की जगह हम c माइनस एच पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम c से बहुत छोटी सी वैल्यू लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x अप्रोच करेगा c माइनस एच को, और ये जो h है ये आपकी बहुत ही छोटी सी वैल्यू है जो बिल्कुल ज़ीरो के आसपास है। तो आपका ये जो h है ये किसे अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस एच, फंक्शन क्या है आपके पास, साइन x, ठीक है बेटा, ठीक। c माइनस का मतलब है कि आपका c नहीं है, c से बहुत छोटी सी वैल्यू आपको लेनी है, तो उस छोटी सी वैल्यू को हम h मान रहे हैं। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे अभी, c माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह c माइनस एच जब रखोगे तो आपकी जो लिमिट है वो किसको अप्रोच करेगी, मैंने बताया ज़ीरो को, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं अभी साइन x की जगह c माइनस एच, ठीक है। अभी भी h वेरिएबल बचा है ना इस फंक्शन में, तो यहाँ पर h अप्रोच करेगा ज़ीरो को। ओके, अब यहाँ पर आप अगर डायरेक्ट h की जगह ज़ीरो रख दोगे तो आपको साइन c मिल जाएगी वैल्यू। अदरवाइज़ आप क्या करिए, यहाँ पर हमें पता है फॉर्मूला, हमें पता है कि जो साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन x कॉस वाई, ये कॉस वाई है, ठीक है, माइनस कॉस x साइन वाई, इसके इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अब यहाँ पर h की जगह आप ज़ीरो रख दीजिए, ठीक है। तो साइन c कॉस ज़ीरो माइनस कॉस c साइन ज़ीरो। ओके, तो ये देखिए आप कि आपका कॉस ज़ीरो क्या होता है, कॉस ज़ीरो आपके पास कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, ठीक है। कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने पढ़ा है ना, तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस c साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है 0। ओके, तो ये तो आपका पूरा ज़ीरो ही हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, साइन c, ठीक है, साइन c आया। ओके, तो यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस आपके पास क्या आया है, f ऑफ x क्या आया है, साइन c आया है, ठीक है, ये आया है साइन c, यहाँ पर भी साइन c, यहाँ पर भी साइन c। अब चलिए हम राइट हैंड लिमिट लगा लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। ओके, तो यहाँ पर देखिए बेटा x किसको अप्रोच कर रहा है, c पॉजिटिव, का मतलब है c से थोड़ी सी हल्की सी वैल्यू आपको बड़ी लेकर चलनी है, ठीक है। तो उस हल्की सी वैल्यू को मैंने क्या माना है यहाँ पर, h, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप h लेकर सॉल्व करोगे, यानी कि उस छोटी सी वैल्यू को हम यहाँ पर h मानकर चल रहे हैं। तो अब हमारा जो x है राइट हैंड लिमिट में, ठीक है बेटा, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए था। ओके, तो राइट हैंड लिमिट में हमारा x किसको अप्रोच करेगा, c प्लस h को, और h किसको अप्रोच करेगा फिर 0 को। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस h, फंक्शन क्या है, साइन x। ओके, अब यहाँ x की जगह जब आप c प्लस h पुट कर दोगे तो आपकी लिमिट जो है किसको अप्रोच करेगी फिर, 0 को, h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर साइन c प्लस h, ठीक है,
ये आ गया आपके पास। अब आपके पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर आपके पास साइन x प्लस वाई है, ठीक है, तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन x कॉस वाई, ओके, प्लस कॉस x साइन वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये हो जाएगा साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h, ठीक है। तो अब हम लिमिट लगा देंगे इस फंक्शन पे, लिमिट लगाइए ज़रा, तो ये हो जाएगा साइन c इंटू कॉस 0 प्लस कॉस c इंटू साइन 0, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस 0 मैंने अभी बताया आपके पास क्या होता है, 1 होता है, तो साइन c इंटू 1 प्लस कॉस c इंटू, ये तो आपके पास 0 होगा, साइन 0 आपका 0 रहता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, मुझे मिला है मुझे मिला साइन c मिला है, ठीक है। तो यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, आपको क्या वैल्यू आई है, साइन c आई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेरा c पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी साइन c आ रही है, लिमिट लगाने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने पर भी साइन c आ रहा है, राइट हैंड लिमिट लगाने पर भी साइन c आ रहा है, तीनों की वैल्यू हमारी सेम आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x approaches to c negative f of x is equal to limit x approaches to c positive f of x is equal to क्या आ रहा है, तीनों की वैल्यू हमारी साइन c आ रही है, तीनों की वैल्यू हमारी साइन c आ रही है बेटा, ठीक है। तो हम बोलेंगे हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। समझ आया आपको, ठीक, कैसे करना है आपको ये, ओके। अगर आपके पास ऐसे ही कोस एक्स के लिए आ जाता है तो सेम हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और उसे भी हम उसकी भी हम कंटिन्यूटी जो है वो इसी तरीके से जो है चेक करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 18 कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 में हमें दिया है प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बेटा आपको फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है tan x, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो आपका tan x फंक्शन है ये आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए आप tan x को और कैसे लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ठीक है, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये जो cos x है, ये जो cos x है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आपका cos x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना। आपको सोचो ना, अगर यहाँ पर cos x अगर आपका 0 हो जाता है, cos x अगर 0 हो जाता है तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, sin x अपॉन 0, तो वो तो नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो cos x है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो cos x है वो 0 कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। आपका ये जो tan x है ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन ही है, लेकिन सिर्फ अपनी डोमेन के लिए कंटिन्यूअस होगा, ओके। चलिए बताती हूँ तब आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि आपका ये जो cos x है ये 0 कहाँ कहाँ पर होता है, 0 कहाँ पर होता है। हमें पता है कि cos 90 पर, cos 90 को हम लिखेंगे cos π/2, यहाँ पर हमारा जो है cos ये 0 होता है, ठीक है। अब ये cos 270 को हम लिखते हैं cos 3/2, यहाँ पर भी आपका ये 0 होता है, ठीक है, ठीक। यानी कि cos जो है वो इन एंगल्स पर आपका 0 होता है बेटा। cos 450 ले लो तो ये इसको हम लिखेंगे cos 5π/2,
2, तो यहाँ पर भी हमारा 0 होता है। अगर मैं नेगेटिव ले लूँ तो कॉस माइनस 90 डिग्री पर इसको हम लिखेंगे कॉस माइनस π/2, यहाँ पर भी आपका 0 होता है। ठीक है, यानी कि कॉस जो है वो इस एंगल पर आपका 0 होता है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि हमारा जो कॉस x है वो 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि अब आप यहाँ पर देख रहे हो, ध्यान से देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, आपको ये आपका ये जो π/2 है, अब ध्यान से देखो, आपका ये जो π/2 है, ये जो एंगल है ना बेटा, एंगल यानी कि एक्स क्या है, एक तरह से आपका एंगल है। ठीक है, एंगल जो है आपका π/2 सब में कॉमन दिख रहा है आपको। ठीक है, लेकिन आपका ये जो π/2 है ये ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 1 से हो रहा है, यहाँ पर 3 से हो रहा है, यहाँ पर 5 से हो रहा है, यहाँ पर -1 से हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, एक्स जो है, एक्स जो आपका एंगल है, यानी कि वो π/2 जो है वो ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस ऑड नंबर को हम लेकर चलते हैं 2n+1। ठीक है, क्या लेकर चलते हैं, 2n+1, और ये π/2 साथ में आपका चल रहा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं देखिए बताती हूँ, मैंने क्या बोला, 2n+1 आपका क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है, और ये जो n है, n क्या है आपका, एक इंटीजर है बेटा। ठीक है, इंटीजर यानी कि 0 1 2 3 पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको समझो, अगर मेरा कॉस इसको मैं पूरा ऐसे कर देती हूँ, cos 2 × 0 + 1 × π/2, तो ये आपको क्या मिला, ये 0 और यहाँ पर ये 1 मिलेगा, यानी कि cos π/2 मिला। cos π/2 मिला तो cos π/2 की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर मैं cos, यहाँ पर n क्या है, इंटीजर है, अब 1 पुट करके देखती हूँ, तो 1 पुट किया जब मैंने, तो ये π/2 ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा, ये सॉल्व करके cos 3 मिलेगा, तो ये cos 3 π/2 हो गया। यही बन रहे हैं ना आपके, यही बन रहे हैं बेटा, तो इस पे हमारा 0 होता है। तो यानी कि इस एंगल को हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑड नंबर को हम 2n+1 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 2n+1 को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको इंटीजर ही ऑड नंबर ही ये देगा। ठीक है, ऑड नंबर देगा, और n आपका इंटीजर है, यहाँ 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो यहाँ पर 5 मिलेगा आपको। 5 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर इंटू π/2 चल रहा है। ठीक है, यानी कि x मेरा क्या होगा, 2n+1 π/2। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि आपका ये जो x है, x यानी कि जो आपका एंगल होगा बेटा, वो नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यानी कि x की जगह आप ये नहीं पुट कर सकते, x की जगह आप ये नहीं पुट कर सकते, इसके अलावा जो मर्जी पुट करो। ठीक है, इसके अलावा आप जो मर्जी पुट करो, लेकिन ये मत पुट करो। ये जैसे ही पुट करोगे तो आपका ये जो cos x है ये 0 हो जाएगा। 0 होगा तो आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई आपको या नहीं? ठीक है, ये समझ में आया, यानी कि x की जगह आप ये नहीं लोगे। ठीक है, जैसे जैसे ये, अगर आप इस तरीके से इसको फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पर cos जो है इन सभी एंगल्स पर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यानी कि आप x की जगह ये नहीं लेकर चलोगे। ठीक है, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी, हम लिखेंगे कि अब हमें पता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में sin x को प्रूव करके दिखाया कि ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है सभी रियल नंबर्स के लिए, और cos x जो है ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है सभी रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वी नो दैट। अगर आपका ये ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप sin x को अलग से एक्सप्लेन करिए इसकी कंटिन्यूटी, फिर cos x को अलग से फटाफट से एक्सप्लेन करिए इसकी कंटिन्यूटी, फिर आप बता दीजिए कि हमारा sin x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन अपॉन कंटिन्यूअस फंक्शन आपका कंटिन्यूअस ही कहलाता है। ठीक है, तो वी नो दैट sin x एंड cos x आर बोथ continuous function, are both continuous function. ठीक है, so by the algebra
ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, हमने पढ़ा था ना अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में लास्ट क्या था हमारे पास, फंक्शन डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है बेटा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। सो द फंक्शन क्या है आपके पास, tan x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आपका cos x जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, cos x ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर स्पेशली लिख देंगे tan x इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर इट्स डोमेन ओनली, फॉर इट्स डोमेन ओनली वेयर इट इज़ डिफाइंड, ठीक है, वेयर इट इज़ डिफाइंड, नॉट फॉर ऑल रियल नंबर्स। सभी रियल नंबर्स के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। जो tan x है ये पूरा कंटिन्यूअस तो है, लेकिन सिर्फ अपनी डोमेन के लिए कंटिन्यूअस है बेटा, ध्यान रखना। जो आप इसमें इनपुट डालोगे, ठीक है, जो इसमें इनपुट डालोगे, आपका जो फंक्शन है tan x सिर्फ उसी के लिए कंटिन्यूअस है ये, ठीक है, सिर्फ अपनी डोमेन के लिए कंटिन्यूअस है, सारे रियल नंबर्स के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं है। फॉर वेयर इट इज़ डिफाइंड नॉट फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा लिख देना है इस तरीके से, ओके, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बस x की जगह ये चीज़ नहीं पुट करनी है, उस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे जो tan x है वो कंटिन्यूअस फंक्शन तो है, लेकिन सिर्फ अपनी डोमेन के लिए, सारे रियल नंबर्स के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर 18 समझ में आ गया आपको। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 19 कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19 में हमें दिया है, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आपको बेटा फंक्शन क्या दिया है, साइन एक्स स्क्वायर, तो हमें इसे कंटिन्यूअस फंक्शन शो करके दिखाना है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, आपका ये जो फंक्शन है ना बेटा, ये दो फंक्शन से मिलकर बना है, ठीक है, दो फंक्शन से ये मिलाकर आपका ये फंक्शन बना है। तो हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे, पहला फंक्शन को मान लेंगे g ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा साइन x, ठीक है, एंड दूसरे फंक्शन को हम मान लेंगे h ऑफ x, वो क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि इन दोनों फंक्शंस को मिलाकर आपका ये फंक्शन जो है वो बना है, ठीक है। तो हमने कंपोजिट फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था ना, तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज़ होगा आपका, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब दो फंक्शंस के कॉम्पोजिशन से आपका ये फंक्शन बना है, दो फंक्शंस को कंबाइन करके आपका ये फंक्शन बना है। तो अगर हम यहाँ पर g ऑफ h निकालते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर g ऑफ h निकालती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ h, यानी कि g ये hx, ओके। तो ये क्या दे रखा है, h ऑफ x आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स की जगह जरा एक्स स्क्वायर रखिए, तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि g ऑफ h भी आपके पास क्या आ गया, साइन एक्स स्क्वायर। जब आपने इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करके ये निकाला तो आपके पास साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है ना आपके ये फंक्शन के जैसा, सेम आ रहा है ना, ठीक है। अगर आप h ऑफ g निकाल कर देखिए जरा रफ में, h ऑफ g अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, तो gx क्या है आपका यहाँ पर साइन x, ओके। तो यानी कि इस x की जगह आप साइन x पुट करिए, तो साइन x का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर h ऑफ g नहीं निकालेंगे बेटा, आपने यहाँ पर साइड में करके देख लेना है कि मैं h ऑफ g निकालूँ या g ऑफ h निकालूँ, ठीक है। तो जब मैंने g ऑफ h निकाला तो ये बिल्कुल f ऑफ x के इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पर अब लिख देंगे हेंस g ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। ये आपका क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और हमें अभी अपने पिछले क्वेश्चंस में प्रूव करा है कि जो हमारा साइन एक्स होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है सभी रियल नंबर्स के लिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इट इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है।
इट इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक, रियल नंबर्स। और हमने एच एक्स लिया है, एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स, ओके। तो हमने यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस का कॉम्बिनेशन कंपोजिशन जब किया तो हमारा ये आ रहा है, सेम फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे g एंड h। देखिए, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जब आपने कॉम्बिनेशन किया, ठीक है, तो ये आपका g एंड h आर बोथ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है बेटा, ठीक है, दोनों हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो द कंपोजिशन, अगर ये हमारे दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो इनका कंपोजिशन भी क्या होगा, जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों फंक्शंस का वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या निकाला है हमने, g ऑफ h ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। बात क्लियर हुई, ठीक है। अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का जब आप अगर कंपोजिशन निकालते हो, ठीक है, ठीक, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस ही कहलाता है, ठीक है। और g ऑफ h जो है किसके बराबर आया है, f ऑफ x के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। सो द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस। बात समझ में आई इस क्वेश्चन में ना, कंपोजिट फंक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो यूज़ हो रहा था, ठीक है। अगर आपके दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस ही कहलाएगा। बात समझ में आई। चलिए अब हम लास्ट एग्जाम्पल नंबर 20 कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 में हमें दिया है, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x वेयर x इज एनी रियल नंबर इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आपको ये जो फंक्शन दिया है बेटा, आपको ये जो फंक्शन दिया है, हमें शो करके दिखाना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप ध्यान से देखो, आपको ये जो फंक्शन दिया है ये आपका दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है बेटा, दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। तो इस एग्जाम्पल पर भी आपका कंपोजिट फंक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लेट करते हैं। तो हमारा ये फंक्शन जो है वो दो फंक्शन से बना है। तो मान लेते हैं g ऑफ x आपका क्या है, g ऑफ x है आपका 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x, ठीक है। एंड h ऑफ x क्या है आपका, h ऑफ x क्या है आपका, मॉड ऑफ x है, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है। इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके आपका ये फंक्शन बना है, ओके। तो देखिए अब हम यहाँ पर वही कंपोजिट फंक्शन वाला जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अब g ऑफ h निकालो या h ऑफ g निकालो। तो सबसे पहले हम रफ में देख लेते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो किससे सॉल्व होगा, g ऑफ h निकालने से या h ऑफ g निकालने से। तो अगर मैं g ऑफ h निकालती हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा g ऑफ h ऑफ x, ठीक है। तो यानी कि h ऑफ x क्या है आपके पास, मोड x, ओके, ये है। तो यहाँ पर x की जगह मोड रखिए, जरा मोड रखिए, मोड ऑफ x रखिए। तो 1 माइनस मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x का दोबारा से मोड हो जाएगा। क्या आपका फंक्शन जो है वो ऐसा है, ऐसा दिख रहा है क्या आपको आपका फंक्शन, नहीं ना, आपको ऐसा फंक्शन आपको नहीं दिख रहा है। तो यानी कि हम g ऑफ h जो है यहाँ पर नहीं निकालेंगे, हम h ऑफ g से इसको करेंगे। तो h ऑफ g अगर मैं निकालती हूँ, ठीक है, h ऑफ g निकालती हूँ तो ये हो जाएगा g ऑफ h ऑफ gx, ठीक है। तो यहाँ पर gx आपके पास क्या है, यहाँ पर रखती हूँ मैं, gx है हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x, ये है, ओके। तो यानी कि बेटा अब हम इस x की जगह हम ये पुट करेंगे पूरा, ठीक है, ये पूरा रखेंगे x की जगह। तो रखिए जरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मोड
ये बड़ा वाला मोड, ठीक है, और x की जगह रखें 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ x, और ये ऐसे, ठीक है। ये आया आपके पास h ऑफ g निकल कर के आया है, ये आया है, और आपका ये किसके बराबर आ रहा है, f ऑफ x के बराबर आ रहा है ना, ये पूरा f ऑफ x के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ से हम लिखेंगे बेटा कि हमारा ये जो फंक्शन है, देखिए ये आपका f ऑफ x के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम अब ये अलग अलग से मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमारा जो g ऑफ x है, g ऑफ x में क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ x, ये है, ओके। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। हेयर 1 माइनस एक्स इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड ये मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स है, यानी कि मॉड ऑफ एक्स क्या है आपका, एक मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। सो दे आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये दोनों आपके क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, यानी कि जी एक्स आपका क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कैसे कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन, तो वो भी तो आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हमने माना था, ये h ऑफ x क्या था, मॉड ऑफ x, यही था ना, ठीक। यहाँ पर देखिए कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में हमने पढ़ा था ना, दो फंक्शंस को अगर हम ऐड करें कंटिन्यूअस फंक्शंस को, तो वो भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो h ऑफ x है, तो ये भी आपका क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। ये मॉडुलस फंक्शन है, और हमें पता है मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके, ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आपने अलग अलग से मेंशन करना है कि ये जो जी एक्स है आपका, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसे कि ये आपका पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये मॉडुलस फंक्शन है। जब आपने दो कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड किया बेटा, तो वो भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो आपका यहाँ पर लिख देना जी ऑफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, और एच ऑफ एक्स में क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मॉडुलस फंक्शन भी आपका एक क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, ठीक है। हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, सो द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, सो द composition of two continuous function is also continuous. Continuous function is also continuous, ठीक है, is also continuous। तो हम लास्ट में लिख देंगे so the function is continuous, so the function is continuous for all real numbers लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ में आए, यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस में आपको बस समझना है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन वाला, ठीक है, और कंपोजिट फंक्शन वाला कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे, ठीक है, कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। डिवाइड वाले में थोड़ी सी कंडीशन रहती है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे तो आपका वो भी कंटिन्यूअस ही कहलाएगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को कंबाइन करते हो आप, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, ठीक है। यानी कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन आपका कंटिन्यूअस कहलाता है, ओके। तो चलिए आपको, और ये एग्जाम्पल नंबर 20 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए आपको तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है।